हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आपका अपना नमन देवांगन सर और आज हम हिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ेंगे जिसने लिटरली हर हिंदुस्तानी के खून में आज़ादी की आग जला दी थी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज की ये मास्टर क्लास ना आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट लाइफ सेवर होने वाली है। सेशन को ध्यान से पूरा सुनना क्योंकि आज आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। पर शुरू करने से पहले फटाफट वो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस पूरे एपिक चैप्टर को इन 5 मेन सेक्शंस में तोड़कर पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दुख से लेकर सत्याग्रह की ताकत, नॉन कोऑपरेशन से लेकर दांडी मार्च और आखिर में कैसे हम सब कल्चरली एक हुए। बस इन्हीं 5 पॉइंट्स पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सेक्शन 1, इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन। देश में नेशनलिज्म की शुरुआत ना अचानक से एक दिन में नहीं हुई थी। इसके पीछे बहुत लंबा दुख और गुस्सा भरा था। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स ने अपना सारा वॉर का खर्चा हम इंडियंस पर थोप दिया था। भारी टैक्सेस लगा दिए, कस्टम ड्यूटीज एकदम से बढ़ा दी गई। और पता है सबसे बुरा क्या था? गांव के मासूम किसानों को जबरदस्ती यानी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट के थ्रू आर्मी में भर्ती किया गया। सोचो जरा उनकी फैमिलीज पर क्या बीती होगी उस वक्त। ऊपर से 1913 से 1918 के बीच ना बेसिक चीजों के दाम सीधे डबल हो गए। और अगर इतना काफी नहीं था तो क्रॉप फेलियर और उसके बाद आई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने लाखों लोगों की जान ले ली। अब आप लोग ही मुझे बताओ, इतनी सारी तकलीफों के बाद आखिर होगा क्या? एक चीज ऐसी हुई जिसने आगे चलकर ब्रिटिशर्स की नींव हिला दी। ये जो शेयर्ड बॉन्ड ऑफ ऑपरेशन था ना, जब सब के सब एक ही दुश्मन से परेशान थे, इसी कॉमन दुख ने लोगों को एकजुट यानी यूनाइट कर दिया। इसी एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन ने आज़ादी के बीज बोए थे। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया है तो क्लास में अभी के अभी लाइक बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगाओ। ऑलराइट, अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड गांधीज रिटर्न। इस डेफिनेशन को तो बच्चों दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लो, तभी एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, और उन्होंने हमें दिया सत्याग्रह जैसा पावरफुल वेपन। उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, अगर आपका रास्ता सही है, अगर आप प्योरली सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स या वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। ट्रूथ और नॉन वायलेंस अपने आप में अल्टीमेट पावर रखते हैं। गांधी जी ने क्लियरली दिखा दिया कि बिना लाठी उठाए, बिना कोई वेपन लिए भी इतने ऑप्रेसिव ब्रिटिश एम्पायर को हराया जा सकता है। खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद, इन सभी जगहों पर उन्होंने इसे सक्सेसफुली यूज भी करके दिखाया। पर देखो, ब्रिटिश सरकार इतनी जल्दी कहां सुधरने वाली थी। उन्होंने 1919 में एक बहुत ही अनजस्ट, बहुत ही अनफेयर कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। बिना किसी ट्रायल के सीधे 2 साल की जेल। इसके अगेंस्ट देश भर में प्रोटेस्ट हुए। और फिर हुआ वो दर्दनाक दिन जो आज भी, लिटरली आज भी हमारे दिल को छलनी कर देता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियनवाला बाग में एक बिल्कुल अनाम शांतिप्रिय भीड़ जमा थी और जनरल डायर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हंड्रेड्स डाइड। इस एक हॉरिफिक इवेंट ने ना पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 3, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बॉयकॉट एंड स्वदेशी। अब देखो, गांधी जी की सोच यहां कितनी क्रिस्टल क्लियर थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे सपोर्ट की वजह से रूल कर रहे हैं। उन्हें सपोर्ट करना बंद करो और ये ब्रिटिश रूल किसी ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। और लोगों ने क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें। स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉयर्स ने कोर्ट्स जाना बंद कर दिया। और सबसे बड़ा झटका पता है क्या था? फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट। विदेशी कपड़ों की बड़ी बड़ी होली जलाई गई, जिससे अपने इंडिया के हैंडलूम्स और टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया। पूरा देश, लिटरली पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। हालांकि स्वराज का जो अल्टीमेट आइडिया था वो एक था, पर उसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए थोड़ा अलग था। फॉर एग्जाम्पल, ओलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में ट्राइबल्स को इंस्पायर किया। अब राजू गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लोगों को खादी पहनने के लिए इंकरेज भी करते थे, लेकिन उनका मानना था कि आज़ादी नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकती। उनके हिसाब से आज़ादी सिर्फ और सिर्फ वायलेंस और गुरिल्ला वॉरफेयर से ही हासिल की जा सकती थी। लेकिन इतना बड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक से बंद क्यों करना पड़ा? 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो गया। गुस्से में आई एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसमैन मारे गए। अब आपको पता ही है गांधी जी नॉन वायलेंस के कितने पक्के थे। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला, उन्होंने तुरंत बिना किसी देरी के इस मास मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। और यहां से हम एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, सिविल डिसोबीडियंस एंड अ न्यू फेज ऑफ स्ट्रगल। 1920s का जो आखिरी दौर था वो बड़ा हलचल भरा था।
1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को इंडिया भेजा। उनका काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखना और चेंजेस लाना। बस शॉक की बात सुनो, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। कैन यू बिलीव इट? इस अपमान के अगेंस्ट पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे और इसी गुस्से ने आगे चलकर 1929 के लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की आग को जन्म दिया। अब पूर्ण स्वराज हासिल करने के लिए जरूरी था एक ऐसा मूवमेंट जो ग्राउंड लेवल पर हर इंडियन को कनेक्ट करे। एंड हियर कम्स द एपिक सॉल्ट मार्च। बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 स्टेप्स दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, गांधी जी ने पहले वाइसरॉय अर्विन को 11 डिमांड्स भेजी। नंबर 2, उन्होंने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक का 240 माइल्स का सफर पैदल तय किया। और आखिरी स्टेप, वहां दांडी पहुंचकर उन्होंने एक्चुअली नमक बनाया और कॉलोनियल कानून को तोड़ दिया। 11 अप्रैल 1930 बच्चों, एक ऐसी तारीख थी जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया था। जरा सोचो, गांधी जी की स्ट्रैटेजी सच में कितनी ब्रिलियंट थी। नमक, एक ऐसी बेसिक चीज जो अमीर हो या गरीब हर कोई खाता है, और इन ब्रिटिशर्स ने उस नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। तो सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज फेंक दिया, और बस यहीं से ऑफिशियली शुरू हुआ हमारा द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग ग्रुप्स ने आखिर पार्टिसिपेट क्यों किया। देखो, रिच पेजेंट्स जैसे पटीदार्स और जाट्स, उन्हें गवर्नमेंट के इन हाई रेवेन्यू से सख्त प्रॉब्लम थी। जो पुअर पेजेंट्स थे वो चाहते थे कि उनका जो बचा हुआ रेंट है वो माफ हो जाए, और वही जो बिजनेस क्लास थी जैसे जीडी बिरला, वो चाहते थे कि उनके बिजनेस पर से ये अजीब व गरीब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाए। तो देखा जाए तो सभी के पर्सनल सपने थोड़े अलग थे, पर रास्ता सबका एक ही था, स्वराज हासिल करना। और यू नो व्हाट, इस मूवमेंट की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी खासियत थी हमारी महिलाओं का योगदान। वुमेन ने एक्चुअली अपने घर की चारदीवारी से बाहर आकर मार्चेस में हिस्सा लिया। उन्होंने नमक बनाया और फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स के सामने पिकेटिंग की। उनके इस निडरता और करेज ने देश के इस आज़ादी के आंदोलन को एक नई और बहुत ही स्ट्रांग ताकत दी। लेकिन बच्चों, एक ट्रू हिस्ट्री स्टूडेंट की तरह ना, हमें हर मूवमेंट की हकीकत को दोनों तरफ से बिल्कुल न्यूट्रली देखना चाहिए। इस मूवमेंट की कुछ लिमिट्स भी थी, जैसे दलित्स इस मूवमेंट से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि कांग्रेस ने हिस्टोरिकली हायर कास्ट हिंदूज को ऑफेंड ना करने के डर से उन्हें इग्नोर किया था। इस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने दलित्स के राइट्स के लिए 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया। आगे चलकर सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हिस्टोरिकल पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसने दलित्स को रिजर्व सीट्स तो दी, पर जनरल इलेक्टोरेट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ खिलाफत मूवमेंट के बाद कुछ मुस्लिम एसोसिएशंस भी कांग्रेस से थोड़ा एलिनेटेड और अलग थलग फील कर रही थी। सो यू सी, ये वो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज हैं जो हमें हिस्ट्री को डीपली और प्रॉपरली समझने में मदद करती हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, सेक्शन 5, कल्चरल यूनिटी एंड इंस्टिलिंग नेशनलिज्म। बच्चों, एक नया देश बनाने के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना काफी नहीं होता, लोगों के दिलों में वो हम एक हैं वाली फीलिंग पैदा करना भी उतना ही जरूरी था। और यही काम आई अबिंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाई गई भारत माता की ये फेमस पेंटिंग। इस काम, कंपोज्ड और डिवाइन तस्वीर ने इस पूरे नेशनलिज्म के मूवमेंट को एक चेहरा दे दिया। हमारे फोक सॉन्ग्स, मिथ्स, पुरानी कथाएं और हमारे नए झंडे ने लोगों को लिटरली एक दौर में बांध दिया। यही वो डीपली स्पिरिचुअल नेशनलिज्म था जिसने आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। तो बच्चों, ये था नेशनलिज्म इन इंडिया का एक सुपर क्विक बट बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन सेशन। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद है आपको आपके अपने नमन देवांगन सर का ये अंदाज पसंद आया होगा। इस सेशन को तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हिस्ट्री में एकदम टॉपर्स बन सकें। और हाँ, वो लाइक बटन तोड़ दो। अगला चैप्टर प्रिंट कल्चर जल्दी ही आएगा। पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जरा सोचो, अगर उस वक्त के आम लोगों ने अपने दर पर जीत हासिल नहीं की होती, अगर उन्होंने वो स्टेप आगे नहीं बढ़ाया होता, तो क्या आज हम इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे होते? थिंक अबाउट इट। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।